चलो ये तो समझ में आ गया ना क्षमादान की शक्ति। तो राष्ट्रपति का जो है यही क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक है, संविधान के द्वारा जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति में जो है पार्डोन, क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और विलंबन, ये 5 टाइप का जो है क्षमादान है। इसमें जो है सब में क्या क्या होता है सबका डिफरेंस बता दिए हैं। क्षमा में पूर्णतः क्षमा हो जाता है। ठीक है, लघुकरण में इसमें क्या होता है सज़ा को कम कर दिया जाता है ना, लघु कर दिया जाता है। परिहार में जो है इसमें भी जो है सज़ा को कम किया जाता है लेकिन प्रकृति चेंज नहीं किया जाता है। ठीक है, विराम में जो है इसमें प्रकृति के साथ साथ जो है क्षमा को भी सज़ा को भी माफ़ किया जाता है, इसमें जो है रोक लगा दिया जाता है। यही जो है। अब एक जो है आता है कि जो राष्ट्रपति क्षमादान देते हैं, ठीक है, अब ये निकल के आता है कि जो राष्ट्रपति क्षमा जो देते हैं, क्षमा जो करते हैं, वो क्षमा जो है किस आधार पे होता है। क्योंकि जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय होता है, जो डिसीजन हो जाता है, मतलब अंतिम रूप से डिसीजन हो जाए, उसके बाद कोई उपाय ना हो, तभी तो जब सुप्रीम कोर्ट अंतिम रूप से जो है डिसीजन कर लेता है, उसके बाद ही राष्ट्रपति के पास जाएगा। मतलब जो सजा पाए हुए व्यक्ति है उसके पास कोई विकल्प ना हो, कोई भी न्यायिक विकल्प नहीं होता है, तब फिर वो क्या करता है, तब वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, क्योंकि वो अंतिम है, उसके बाद उसको कहीं से क्षमा नहीं मिलने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देता है, सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देता है, उस डिसीजन के खिलाफ भी आप पुनर्विचार याचिका लगा सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट अगर डिसीजन दे दिया, मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो है मौत का सज़ा दे दिया, ठीक है, तो ये पुनर्विचार भी लगा सकता है कि फिर से विचार किया जाए, हो सकता है मिस्टेक हुआ हो। पुनर्विचार भी जब किया जाता है, फिर अगर सज़ा बरकरार रख दिया, ठीक है, तब फिर ये एप्लीकेशन डालता है कहाँ पर, प्रेसिडेंट के पास। अंतिम रूप से प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट के पास जब जाएगा तो प्रेसिडेंट जो है इसके एप्लीकेशन को जो है चेक करेगा कि जो है इसको जो मौत का सज़ा मिला है और डेथ का सज़ा मिला है वो सही है या नहीं है। ठीक है, बेस यदि राष्ट्रपति जो है इस व्यक्ति की सज़ा जो है माफ़ कर देते हैं, सज़ा माफ़ कर देते हैं, ठीक है, तो ये तो अंतिम हो गया। अब राष्ट्रपति तो अंतिम रूप से गए और सज़ा माफ़ कर दिया कि अब इसको जो है मौत का सज़ा नहीं मिलेगा। क्लियर, मौत का सज़ा नहीं होगा। लेकिन राष्ट्रपति का आधार क्या होगा, किस आधार पर राष्ट्रपति ने क्षमा किया, कोई तो ग्राउंड होना चाहिए ना। अपने मन से आप किसी को सज़ा माफ़ तो नहीं कर सकते ना, कोई ग्राउंड होना चाहिए, बेस होना चाहिए कि राष्ट्रपति किस आधार पर जो है क्षमा कर रहे हैं। अब तो इस तरह से मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी होगा, समझ में, कोई पॉलिटिकल पार्टी के अगर व्यक्ति को अगर सज़ा मिला तो वो व्यक्ति तो जो है हमेशा क्या होगा, क्षमा ही करवा देगा, वहाँ से नहीं करवा देगा। वही क्षमा कर दे तो हमारा जो है पार्टी का आदमी है। बहुत सारे जो है निकलते हैं रेपिस्ट जो है इस पार्टी के, इस पार्टी के, इस पार्टी के, तो उसको सज़ा मिलेगा तो उसको तो माफ़ी करवा देगा, भाई इसको माफ़ कर दीजिए, भाई सज़ा मिला है इसको ख़त्म कर दीजिए। तो इस बेस पर नहीं होता। इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट पे जो है याचिका गया कि अगर राष्ट्रपति, चलिए मान ली तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से गलती हो जाए, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट एविडेंस के आधार पर जो है फैसला करता है, तो एविडेंस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट फैसला किया, तो एविडेंस जिस तरीके से पेश किया जाता है उसी आधार पर जो है वो माफ़ करता है, सज़ा जो है देता है।
क्योंकि वो भावना के आधार पर नहीं देता, इमोशंस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देता, बल्कि एविडेंस के आधार पर देता है। अब एविडेंस उसके पास जैसा आया उसने सजा दे दिया, लेकिन हो सकता है कि एविडेंस गलत तरीके से पेश किया गया हो सकता है कि एविडेंस जो है तोड़ मोड़ के पेश किया गया हो और किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा हो गया हो। ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति को यह दिया गया कि अगर कोई एक निर्दोष व्यक्ति को सजा हो जाता है तो वैसे व्यक्ति को सजा ना हो, इसके लिए राष्ट्रपति जो है क्या करे कि उसको जो है सुनवाई करें, देखें, अगर लगता है कि मान लीजिए कि वो निर्दोष था, उसको सजा एविडेंस कुछ इस तरीके का था जिसके कारण सजा हो गया, तो उसको माफ़ कर सकते हैं। क्लियर? इसलिए राष्ट्रपति को जो है अंतिम रूप से दिया गया है। लेकिन राष्ट्रपति जब किसी भी व्यक्ति का सज़ा को माफ़ करेंगे तो बेस क्या होगा? तो ये याचिका डाला गया और बोला गया, पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से कि क्या राष्ट्रपति जो सज़ा माफ़ करेंगे क्या उसका कहीं किस बेस पे करेंगे, या करेंगे तो उसका कोई एनालिसिस होगा कि नहीं होगा, या राष्ट्रपति के अंतिम होगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है केसेस में जो है बोला, ये 1987 का है। ठीक है, 1987 में जो है सुप्रीम कोर्ट जो है इस केस के आधार पर जो है बोला गया कि राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति है, लेकिन अगर राष्ट्रपति क्षमा अगर किसी को दे रहे हैं तो कोई तो उसका आधार होगा, किस आधार पर दे रहे हैं। भले उनका निर्णय पे हम नहीं सवाल सुप्रीम कोर्ट उठा सकता, लेकिन वो आधार को चेक कर सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि राष्ट्रपति शासन लगाना ये राष्ट्रपति का अधिकार है, तो राष्ट्रपति शासन लगाना ये राष्ट्रपति का है शक्ति में। अब राष्ट्रपति शासन लागू कर दिए, तब ये थोड़े सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ये तो नहीं बोलेगा कि राष्ट्रपति जो है आपने क्यों लगाया, राष्ट्रपति गलत तरीके से लगाया, इसके लिए आपको सजा दिया जाएगा। नहीं, राष्ट्रपति को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं या उनके निर्णय को जो है आप नहीं खत्म कर सकते, लेकिन आधार को बदल सकते हैं कि जिस आधार पर लगाया गया वो आधार गलत है। ठीक है, इस आधार पर राष्ट्रपति शासन को खारिज कर दिया जाता है, कभी कभी पलट भी दिया जाता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों पर जो है निर्णय दिया, और उसमें जो है उसने कई जो है सिद्धांत बनाए हैं कि जो ये क्षमादान होगा उसमें इन सिद्धांतों के आधार पर ही जो है क्षमादान होना चाहिए। ठीक है, तो लिख लो उसको, देखो 1987, लाइन चेंज करके लिखो, 1987 ईस्वी में 1987 ईस्वी में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लाइन चेंज कर लिखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का विभिन्न मामलों में अध्ययन कर निम्नलिखित सिद्धांत बनाए हैं। विभिन्न मामलों में अध्ययन कर निम्नलिखित सिद्धांत बनाए हैं। पहला पॉइंट लिखिए इसमें, अब उसी के अंदर में पहला पॉइंट जो सिद्धांत बनाया गया है, पहला पॉइंट लिखिए, दया की याचिका करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति से
मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति से मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रपति साक्ष्य का पुनः एविडेंस, साक्ष्य एविडेंस का पुनः अध्ययन कर सकता है, अध्ययन कर सकता है और उसका विचार न्यायालय से न्यायालय से भिन्न हो सकता है। भिन्न हो सकता है। तीसरा पॉइंट, राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श पर करेगा। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श पर करेगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति अपने आदेश के कारण देखिए, राष्ट्रपति शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल, इला हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, राष्ट्रपति अपने आदेश के कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति न केवल दंड पर राहत दे सकता है, बल्कि प्रामाणिक भूल के लिए भी राहत दे सकता है। प्रामाणिक मतलब होता है साक्ष्य के आधार पर अगर भूल हो जाता है तो भी राहत दे सकता है। प्रामाणिक भूल के लिए भी राहत दे सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई भी दिशा निर्देश निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है।
नेक्स्ट, राष्ट्रपति की इस शक्ति पर राष्ट्रपति की इस शक्ति पर कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, सिवाय वहाँ जहाँ राष्ट्रपति का निर्णय स्वेच्छाचारी, विवेक रहित, दुर्भावना अथवा भेदभावपूर्ण हो, अथवा भेदभावपूर्ण हो। और लास्ट लिखिए, जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका नहीं दायर की जा सकती। नहीं दायर की जा सकती, दूसरी याचिका नहीं दायर की जा सकती। ठीक है, अब इसमें देखो 2-3 चीज खाली याद रखने वाला है। हाँ, नहीं समझे। जैसे क्षमादान की शक्ति राज्यपाल के पास भी है, तो जैसे राज्यपाल के पास है, अगर याचिका खारिज कर दिया गया तो क्या वो राष्ट्रपति के पास कैसी याचिका दायर कर सकता है? नहीं, देखो, अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल के दोनों को क्षमादान में डिफरेंट है। राज्यपाल जो है क्षमादान, कौन सा क्षमादान कर सकता है? मृत्युदंड तो नहीं कर सकता है, सैन्य न्यायालय का नहीं कर सकता है, बाकी वो कर सकता है। लेकिन कौन सा मामला जो राज्य के अधीन जो विधि बना हो, समझ में आया? और राष्ट्रपति जो है संघ के अधीन जो विधि बना हो वो कर सकता है। तो राज्य का जो विषय है वो राज्यपाल ही देखेगा, जो राज्य के अधीन विधि बना है, और जो केंद्रीय कानून के आधार पर किसी को सजा मिला है तो राष्ट्रपति देखेगा। तो दोनों का मामला अलग अलग है विषय। तो राज्यपाल पास अगर जो मामला जाएगा तो मृत्युदंड का मामला जाएगा ही नहीं, और सैन्य न्यायालय का मामला तो जाएगा नहीं, दो मामला तो उसके पास जाएगा नहीं। अगर ये दो मामला है तो कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास। तीसरा मामला वही जा सकता है जो राज्य के अधीन में कोई कानून बना है, राज्य विधायिका के द्वारा पास करके कोई कानून बनाया गया हो, राज्य सूची में जो विषय हो उससे संबंधित कोई अगर विधि बना हो और उसके तहत सजा मिला हो तो राज्यपाल के पास आप लगा सकते हैं। और राज्यपाल के पास जब लगाएंगे तो राज्यपाल उस मामले में जो है निर्णय करेगा। अगर वो खारिज कर देता है तो फिर आप राष्ट्रपति पास ले ही नहीं जा सकते उसको, क्योंकि राष्ट्रपति मामला देखेगा ही नहीं, राष्ट्रपति तो संघीय मामला देखेगा। समझ में आया? तो दोनों का अपना अपना मामला है, अपना अलग अलग विषय पर वो मामला देख सकता है। नहीं, अभी तो हम बताया ना, सुप्रीम कोर्ट उसमें गाइडलाइंस जारी की कि अगर राष्ट्रपति जो है क्षमादान कर देते हैं
तो क्षमादान का जो है, क्षमादान करने का जो है जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को जो है समीक्षा नहीं किया जा सकता है। मतलब उसको आप न्यायालय में जो है उसको आप रिव्यू नहीं करवा सकते हैं। लेकिन एक वर्ड उसमें जोड़ा हुआ है, लेकिन राष्ट्रपति जो है कोई भी क्षमादान जो है किसी दुर्भावना से, है ना, या किसी जो है अलग तरीके से किसी को लाभ पहुंचाने के लिए अगर किए हों तो उसका समीक्षा हो सकता है। तो ये कैसे मालूम चलेगा कि दुर्भावना से किए हैं, है ना, ये कैसे मालूम चलेगा? मतलब है कि राष्ट्रपति अगर मान लीजिए किसी को क्षमादान कर देते हैं, मान लीजिए कि अफजल अंसारी का मामला आया और राष्ट्रपति उसके फांसी की सज़ा को माफ़ कर दी, आ गया, कोर्ट को मालूम है कि भाई ये आतंकवादी है, इसने जो है पार्लियामेंट पर अटैक किया, इस आधार पर उसको फांसी की सज़ा दिया गया और राष्ट्रपति ने क्षमादान उसको कर दिया, तो कोर्ट तो वो उस मामले को देखेगा ना कि किस बेस पे किया है, राष्ट्रपति ने किस बेस पे किया। कोई तो आधार होगा कि वाकई में जो है वो निर्दोष है, कुछ ऐसा साक्ष्य राष्ट्रपति को मिल गया, समझ में, या फिर जो है कुछ ऐसा जो है दुर्भावना से उन्होंने जो है क्षमादान कर दिया। तो अगर दुर्भावना से है, समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट, खारिज भी कर सकता है कि नहीं ये दुर्भावनाग्रस्त होकर किया गया है, राष्ट्रपति को नहीं करना था लेकिन फिर भी कर दिया गया है। हम क्या बोल रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं कि उसके आधार पर वो चेक कर सकता है, बाकी चीज़ों को नहीं देखेगा। लेकिन अगर लगेगा कि कोई ऐसा रीजन था जिसको सज़ा सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और वो रेयर एंड रेयर केस को क्षमा कर दिया गया, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट चेक कर सकता है कि किस आधार, किस बेस पे राष्ट्रपति ने इसको क्षमा किया है, उस बेस को चेक कर सकता है। अब बेस को चेक करने के बाद, अभी तो कोई मामला आया नहीं है कि बेस चेक करने के बाद उस क्षमादान को रद्द कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या नहीं कर सकता है, ये अभी तक जो है कोई मामला आया नहीं है, तो इसलिए अब डिसीजन है नहीं इसमें। लेकिन इतना बोल दिया गया कि राष्ट्रपति का कोई अगर दुर्भावनापूर्ण या भेदभावपूर्ण क्षमादान हुआ है तो उसको चेक कर सकता है, बस इसी आधार पर चेक होगा, बाकी नहीं होगा। बाकी सिंपली है, कम कर दिया गया भावना के आधार पर या साक्ष्य के आधार पर, तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। क्लियर? तो 2-3 पॉइंट खाली याद रखना है इसको। एक तो क्षमादान का जो है शक्ति में एक पॉइंट है कि जो है राष्ट्रपति का जो है क्षमादान की शक्ति का रिव्यू नहीं हो सकता है, मतलब न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकता। लेकिन अगर दुर्भावनापूर्ण है या भेदभावपूर्ण है तब उनकी जो है न्यायिक समीक्षा कर सकती है, देख सकती है कि भाई ये दुर्भावनापूर्ण या भेदभाव तो नहीं किया गया है, ठीक है। उसके अलावा एविडेंस के आधार पर भी जो है राष्ट्रपति एविडेंस को भी चेक कर सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जिस एविडेंस के बेस पे क्षमादान दिया है, सज़ा दिया है, तो राष्ट्रपति उस एविडेंस को चेक कर सकते हैं कि उस एविडेंस में कुछ ऐसा है कि जो इसको निर्दोष साबित करता है, तो वो उसको अधिकार है प्रमाणीकरण या उसका जो भी साक्ष्य है उसको देख सकते हैं। मौखिक सुनवाई नहीं कर सकते, जैसे सुप्रीम कोर्ट मौखिक सुनवाई करता है, मौखिक नहीं कर सकते, वो पेपर वाइज ही सुनवाई करेंगे। और एक लास्ट इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति अपने मन से कर ही नहीं सकते हैं, बल्कि इसको कौन करेगा? मंत्रिपरिषद, है ना। मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही राष्ट्रपति क्या करेंगे, किसी को क्षमादान जैसे, मतलब मंत्रिपरिषद लिख कर देगा भाई इसको क्षमा कीजिए, इसको सजा दीजिए, लिख देगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट लिखो, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति है, ठीक है। वीटो शक्तियाँ क्या होता है, कौन बताएगा?
स्थायी और अस्थायी। ये किसी को वीटो करते तो उसको कोई सुनवाई नहीं, अच्छा, अगर फैसला कुछ भी आ रहा है अगर वीटो कर दे तो क्या नहीं हो सकता है वीटो? देखो वीटो क्या होता है? वीटो शक्तियाँ जो है सिंपल सी बात है, वीटो का प्रयोग कब हो सकता है? जब कोई विधेयक जो है आपके पास आता है, राष्ट्रपति के पास जो है विधेयक आता है, ठीक है, और विधेयक जो है राष्ट्रपति के पास कब आता है? एक टाइम होता है कि जब जो है पूर्व अनुमति के लिए आता है ना। एक ऐसा विधेयक होता है, तो विधेयक ना होकर प्रस्ताव होता है ना, जो पूर्व अनुमति के लिए जो राष्ट्रपति के पास आता है, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। दूसरा होता है कि जब संसद से जो है, संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये दो सदन है, तो लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों से विधेयक पास होता है। विधेयक पारित होता है। विधेयक तो पारित हो गया सदन से, लेकिन तब तक वो विधि नहीं बनेगा जब तक जो है उस पर राष्ट्रपति जो है विधेयक पर जो है अपना जो है मुहर या सिग्नेचर नहीं कर देते, मतलब सहमति ना दे देते हैं, तब तक वो विधि बनेगा नहीं। अब राष्ट्रपति के बारे में बोला जाता है कि भाई वो तो भाई सिंपल सी बात है कि राष्ट्रपति कैसा व्यक्ति है, तो राष्ट्रपति को बोला जाता है कि भाई वो तो जो है एकदम जो है रबर स्टंप है। हाँ, राष्ट्रपति को तो कोई अधिकार ही नहीं है, जहाँ भी काम करना है मंत्रिपरिषद के सलाह पे काम करना है। हमेशा जो है उसको सलाह देने के लिए वो व्यक्ति रहता है, एक मंत्रिपरिषद है, कोई भी काम उसको मंत्रिपरिषद के सलाह पे ही काम करना है। तो बोला गया कि भाई राष्ट्रपति को जब सब काम जो है मंत्रिपरिषद के सलाह पे ही काम करना है, तो फिर जो है वो करेगा क्या? राष्ट्रपति करेंगे क्या? तो एक तरह से हम बोलते हैं कि हमारा गणतांत्रिक जो है राष्ट्रपति हैं, गणतंत्र है, राष्ट्रपति चुन के आ रहे हैं, लेकिन काम तो जो उनका जो है महारानी विक्टोरिया वाला ही है। नहीं, महारानी विक्टोरिया का काम है कि जो है कभी भारत रत्न बांटना है तो बांट दीजिए, कहीं किसी को सम्मान देना है तो दे दीजिए, है ना। कभी जो है पद्म भूषण विभूषण, कभी कोई डेलीगेट्स आया उससे मिल लिए, या फिर कभी कभी जो है मालूम चला कि जो है अभिभाषण भी दे देते हैं, जैसा अभिभाषण दिए। अभिभाषण भी देना तो क्या देना है वो भी सरकार बताती है, नहीं वो भी सरकार बताती है। तो सारा कुछ तो राष्ट्रपति के लिए सरकार ही करती है, तो राष्ट्रपति अपने से क्या करते हैं? तब बोला जाता है कि राष्ट्रपति को ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति जो है एकदम रबर स्टंप थे, मतलब रबर स्टंप मतलब उनको जो है सिर्फ ठप्पा मारना है, मुहर लगाना है, साइन कर दे देना है, बस इसके लिए वो नहीं है। बल्कि राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार भी मिलता है, कुछ अधिकार भी दिया गया है, जहाँ पे राष्ट्रपति अपने निर्णय, अपने जो है मन से, अंतरात्मा से, अपने विचार से निर्णय कर सकते हैं। और उस निर्णय में जो है एक वीटो भी आता है।
जब विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उस पर क्या निर्णय करेंगे ये मंत्रिपरिषद नहीं बताता है। समझ में आया? कि राष्ट्रपति को जो है विधेयक पर जो है क्या करना है ये राष्ट्रपति का निर्णय स्वयं होता है। क्लियर? यहाँ पर राष्ट्रपति अपना खुद का दिमाग यूज करके जो है इसका जो है प्रयोग करते हैं। अब बोला जाता है कि राष्ट्रपति को यहाँ पर पावर दिया गया है कि बिना मंत्रिपरिषद से पूछे वो खुद से निर्णय ले सकते हैं। अब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आएगा तो राष्ट्रपति क्या करेंगे उस पर, ये पावर जो उनको दिया गया है। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? सहमति दे देंगे। पहला तो यही होगा कि सहमति दे देंगे, है ना? तो सहमति दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ये भी हो सकता है सहमति ना दें। दूसरा हो सकता है सहमति ना दें और वापस लौटा दें और बोल दें कि पुनर्विचार के लिए जो है पुनर्विचार के लिए भेज दें कि फिर से आप सोचिए, आप जो भेजे हैं वो सही हमको नहीं लग रहा है, फिर से भेजिए। लेकिन दोबारा अगर भेज देगा तो राष्ट्रपति बाध्यकारी है उस पर साइन कर। तीसरा होता है कि राष्ट्रपति तीसरा भी यूज कर सकते हैं। तीसरा में होता है कि ना सहमति दे और ना जो है असहमति दे। मतलब विधेयक उठाकर अपना पैकेट में डालें, जिसको लोग बोलते हैं पॉकेट वीटो, पैकेट में डालें। अब राष्ट्रपति अगर मान लीजिए कि सहमति दे देगा तो दिक्कत नहीं है, असहमति देगा तो फिर भेज दिया जाएगा तो बाध्यकारी है। लेकिन ना सहमति दे ना असहमति दे तो फिर क्या होगा? तब है कि भाई विधेयक सहमति दे ही नहीं रहे, असहमति दे नहीं रहे, तब तक वीटो तब तक जो है विधेयक पड़ा रहेगा जब तक राष्ट्रपति उस पर कार्रवाई नहीं करे। जब वो निर्णय लेंगे तभी वो निकलेगा, नहीं तो राष्ट्रपति के जाने के बाद जो है दूसरे राष्ट्रपति के पास आ जाएगा। समझ में? और वो जो निर्णय लेंगे फिर वो होगा। तो पॉकेट वीटो का भी यूज करते हैं। समझ में? तो राष्ट्रपति यहाँ पे अपने हिसाब से जो है क्या करते हैं, वीटो का प्रयोग करते हैं, अपने निर्णय पर करते हैं, ना कि सरकार के सलाह पर करते हैं। हर चीज़ तो सरकार के सलाह भी करते हैं, यहाँ पर खुद अपने मन से करते हैं। ठीक है? अब उसका टर्मोलॉजी है, जो ये हम बताए हैं कहानी, उस कहानी का अपना टर्मोलॉजी है। ठीक है? तो उस वीटो का प्रयोग का जो है टर्मोलॉजी ही आपको याद रखना है, और उस टर्मोलॉजी में राष्ट्रपति किस तरह का शक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है? अब जो है राष्ट्रपति का जो है वीटो शक्तियाँ जो है उसमें पहला लिखिए पॉइंट, आत्यांतिक वीटो, यही टर्मोलॉजी है, आत्यांतिक आत्यांतिक वीटो। ठीक है, लिखिए, यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी सहमति नहीं देता है यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी सहमति नहीं देता है, अर्थात अस्वीकार कर दे, नेक्स्ट लाइन लिखिए, सामान्यतः यह दो स्थितियों में प्रयोग में लिया जाता है। सामान्यतः यह दो स्थितियों में प्रयोग में लिया जाता है। ए नंबर, उसके नीचे लिखिए ए नंबर,
यदि कोई निजी विधेयक हो यदि कोई निजी विधेयक हो, दूसरा बी नंबर, यदि कोई निजी विधेयक हो, प्राइवेट बिल हो। बी नंबर, यदि मंत्री परिषद बदल जाए। नीचे से लिखिए, अब तक 2 बार इस वीटो का प्रयोग किया गया है। दो बार इस वीटो का प्रयोग किया गया है। पहला 1954 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। दूसरा 1991 राष्ट्रपति आर वेंकट रमन्ना के द्वारा। राष्ट्रपति आर वेंकट रमन्ना के द्वारा। ठीक है, अब इस विधेयक में है आर वेंकट रमन्ना के द्वारा। अब इसमें 2 चीज़ है कि बोला गया कि देखो ये जो विधेयक है इसको ना बोले आत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो इसको बोलते हैं, है ना। इस वीटो में जो है राष्ट्रपति क्या करते हैं कि जो है विधेयक पर सहमति नहीं देते हैं, सहमति नहीं देते हैं। ठीक है, लेकिन ये जनरली नहीं है, रेयर केस है ये तब जब कंडीशन क्या है कि पहला कोई प्राइवेट बिल आए। प्राइवेट बिल समझते हैं, निजी विधेयक। प्राइवेट बिल किसको बोलेंगे, सरकारी बिल किसको बोलते हैं? मंत्री परिषद का बाहर का हो तो उसको क्या बोलेंगे, और मंत्री परिषद के द्वारा लाया जाएगा तो सरकारी बिल। कोई भी ला सकता है? नहीं, कोई भी लाएगा तो फिर सब में शामिल हो जाएगा। देखो निजी विधेयक, प्राइवेट बिल जो होता है, प्राइवेट बिल जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ जो है प्राइवेट बिल से पहले ये कर लो, गवर्नमेंट बिल को। कोई भी जो है सरकारी विधेयक जो है सरकारी विधेयक जो है कौन ला सकता है? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद के किसी भी सदस्य के द्वारा कोई भी विधेयक लाया जाता है उसको सरकारी विधेयक बोलते हैं। ठीक है, जो मंत्री परिषद है, जो विभिन्न मंत्री है, उसमें ये नहीं कि कैबिनेट मिनिस्टर हो, राज्य मिनिस्टर हो, स्वतंत्र राज्य मिनिस्टर हो, उप मंत्री हो, कोई भी मंत्री के द्वारा अगर कोई विधेयक पार्लियामेंट में लेके लाया गया वो क्या होगा? सरकारी विधेयक होगा। ठीक है, और मंत्री परिषद को छोड़कर किसी भी संसद सदस्य के द्वारा लाया गया बिल क्या होता है? किसी भी संसद सदस्य के द्वारा लाया गया बिल निजी विधेयक होता है, प्राइवेट बिल। ठीक है, मंत्री परिषद भी संसद है, लेकिन मंत्री परिषद को छोड़कर उसके अलावा जो भी सांसद है
चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, वो सब कोई भी बिल अगर लेके आएंगे तो वो निजी विधेयक कहलाएगा। समझ में? तो निजी विधेयक के ये में प्राइवेट बिल अगर रहेगा तो राष्ट्रपति जो है उसको अनुमति देने से इनकार कर सकते हैं। समझ में? ये एब्सोल्यूट है, यहाँ पे कोई इफ बट नहीं है। यहाँ पे अगर इनकार कर दिए तो इनकार कर दिए, दोबारा लौटाने वाला नहीं है सिस्टम, इनकार कर दिए, एब्सोल्यूट। समझ में? तो ये क्या हो गया, प्राइवेट बिल के मामले में हो सकता है। दूसरा होता है मंत्रिपरिषद चेंज हो जाने पर, मंत्रिपरिषद बदल जाने पर। समझ में? मतलब मान लीजिए कि मोदी जी की सरकार है ना, अब मोदी जी जो है कोई बिल जो है पास करवाएं, मान लीजिए एग्जाम्पल लीजिए, क्योंकि करंट से ही जोड़ेंगे तो याद आ समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि मोदी जी जो है कोई विधेयक लेके आए, कानून बनाने के लिए विधेयक लेके आए, और इसको जो है जुलाई में दोनों सदनों से पास करवा दिए। ठीक है, दोनों सदनों से पास करवाएं और इसको राष्ट्रपति के पास भेज दिए। ठीक है, जुलाई में राष्ट्रपति के पास भेज दिए। राष्ट्रपति ऐसा नहीं कि जब तुरंत भेजे तुरंत निर्णय लेते हैं, वो टाइम लेते हैं। मान लीजिए कि अगस्त तक जो है राष्ट्रपति इस पर निर्णय अभी तक नहीं लिए हैं, साइन नहीं किए हैं। ठीक है, निर्णय अभी तक हुआ नहीं है। और जुलाई के अंतिम सप्ताह में जो है, जुलाई का जो है मान लीजिए 30 जुलाई को जो है सरकार का जो है जेडीयू और जो है टीडीपी समर्थन वापस ले लेता है। ठीक है, दोनों समर्थन वापस ले लिया तो सरकार तो गिर गया, है ना, सरकार गिर गया। सरकार जब गिरेगा, बहुमत नहीं है, तब मंत्रिपरिषद भी समाप्त, मंत्रिपरिषद जो है समाप्त हो गया, सरकार गिर गया। और कोई अब ये लोग हैं, ये अब इन लोग जाके जो है इंडिया गठबंधन को जो है सपोर्ट कर दिया। इंडिया गठबंधन सपोर्ट किया, इंडिया गठबंधन की सरकार मान लीजिए बन गया। तो क्या हो गया, पहले जो मोदी जी सरकार था क्या हुआ, चेंज हो गया, चेंज हो गया, दूसरी सरकार आ गया। तो ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति इसको अस्वीकार कर देता है। जब मंत्रिपरिषद, कोई मंत्रिपरिषद ने भेजा और वो बदल गया, तो फिर नया मंत्रिपरिषद उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो अगर उसको चाहिए तो फिर से पास करके भेजेगा। ठीक है, इसलिए उसको साइन नहीं करते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये एब्सोल्यूट है। इसके लिए अगर इसको वापस भेज दिया गया है तो फिर इसको भेजना नहीं है, ये तो अस्वीकार हुआ तो हो गया। समझ में? अभी तक 2 बार ही जो है इसको किया गया है, एक बार जो है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा और जो है एक वेंकटरमण के द्वारा। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है पेप्सू राज्य जो था पहले, पेप्सू राज्य का विनियोग विधेयक के मामले में जो है ये फैसला लिया गया था, उसको रिजेक्ट किया गया था। और जो रमन्नाथ हैं, इन्होंने जो है सांसदों के वेतन भत्ते वाला बिल था उसको रिजेक्ट किया था। ठीक है, क्योंकि सरकार चेंज हो गया था, इसलिए उसको रद्द कर दिया गया था। ठीक है, अब दूसरा में आइए, निलंबनकारी वीटो। दूसरा जो है निलंबनकारी वीटो। ठीक है, निलंबनकारी निलंबनकारी वीटो जो है, इसमें बोला गया है, इसमें लिख लो 2 पॉइंट। यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को
यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दे तो पुनर्विचार के लिए लौटा दे तो इसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं। इसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति कुछ समय के लिए विधेयक को निलंबित कर सकते हैं। उसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यदि संसद उस विधेयक को, हाँ इसी में नेक्स्ट पॉइंट, यदि संसद उस विधेयक को पुनः पारित करती है तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए उसी में, राष्ट्रपति केवल एक बार विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। लौटा सकता है। ठीक है, बोला था कि ये जो सस्पेंसिव, इसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो, ये जो वीटो था इसको भी छीन लिया गया था। समझ में, इसको भी जो है छीन लिया गया था। और इंदिरा गांधी के समय बोला जाता है कि राष्ट्रपति को बाध्यकारी कर दिया गया था कि राष्ट्रपति जो है कोई भी अगर जो है बिल आता है, विधेयक आता है, तो वो जो है साइन करने के लिए बाध्य है। समझ में, यह राष्ट्रपति को बाध्यकारी कर दिया गया था। इसीलिए तो राष्ट्रपति का वहीं से नाम पड़ गया रबर स्टम्प। मतलब उस समय राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकते थे, रबर स्टम्प के रूप में प्रयोग करते थे। समझ में, इसलिए बोला गया कि राष्ट्रपति जो है रबर स्टम्प है। रबर स्टम्प है मतलब सरकार का जो है रबर स्टम्प है, बस उनको काम क्या है, बस वो साइन करके जो है अपना मुहर लगा दें। समझ में, लेकिन बाद में जो है बोला जाता है 44वां संविधान संशोधन किया गया था, तो वहाँ पे राष्ट्रपति को जो है एक बार पुनर्विचार करने के लिए जो है विधेयक को वापस भेजने का अधिकार दिया गया। ठीक है, ये क्या होता है, निलंबन। कुछ समय के लिए विधेयक को क्या किया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। कब तक निलंबित किया जाता है, जब वो जो है डिसीजन लेते हैं कि इसको जो है पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाएगा। तो पुनर्विचार के लिए गया, अब पुनर्विचार के लिए अगर भेज दिया गया सरकार के पास,
तो सरकार अगर फिर से चाहती है कि वो उस पर विधि बने तो उसको दोनों सदन से फिर उसी प्रोसेस से पास करना पड़ेगा। समझ में आया? फिर उसी प्रोसेस से पास करना पड़ेगा और फिर जो है राष्ट्रपति के पास भेजना पड़ेगा। फिर राष्ट्रपति बाध्यकारी है कि उस पर साइन उसको करना ही पड़ेगा। दोबारा अगर भेजा गया तो पहली बार में लोग वापस लौटा सकता है, लेकिन दोबारा अगर भेज दिया गया तो उनके लिए बाध्यकारी है साइन करना, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन देखने में तो आसान लगता है कि दोबारा भेज दो फिर, लेकिन दोबारा भेजने के लिए फिर से बहुमत चाहिए, फिर से जुटाइए, फिर सदन में जो है लाइए उसको विधेयक को, ठीक है। और अगर पास करा के भेज भी दिए तो लोगों के अंदर में ये भावना था कि अगर राष्ट्रपति ने इसको जो है मना कर दिया था फिर भी पास किया गया, मतलब राष्ट्रपति का भी अनादर किया गया, है ना। क्योंकि आजकल देखो, आजकल क्या ना कि छोटा छोटा चीज़ों में जो है तुरंत निकल जाता है। कल जो है, कल का जो है वीडियो था, कल राष्ट्रपति का अभिभाषण हो रहा था। अभिभाषण में जो है राष्ट्रपति जब आती हैं चेयर पे तो वहाँ पे जो है राष्ट्रगान बजता है। अब राष्ट्रगान जब बजना स्टार्ट हुआ तो ओम बिरला पीछे थे, सीट के पीछे। राष्ट्रगान बजने लगा और फिर पीछे से आगे आए और आके खड़ा हुआ, तो लोग आलोचना करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि राष्ट्रगान में नियम है कि जब भी राष्ट्रगान का धुन बजता है तो जो जहाँ भी होता है वहाँ खड़ा हो जाता है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल दिखाया गया कि जब जो है, जब सदन का जो दूसरा दिन था संसद में, दूसरा दिन था संसद में, तो उस दिन जो है जब प्रोटेम स्पीकर जब आए तो आने के पहले जो है राष्ट्रगान बजाए, आते हैं तो राष्ट्रगान बजता है, तो राष्ट्रगान जो है बजना स्टार्ट हो गया। जिस समय राष्ट्रगान बजना स्टार्ट हुआ उस समय बोला जाता कि राहुल गांधी इंटर कर रहा था, मतलब वो संसद में घुस रहे थे। जैसे राष्ट्रगान बजने लगा तो वहीं पे खड़ा हो गया, तो वहीं पे खड़ा हो गए और राष्ट्रगान जब खत्म हो गया तो फिर वहाँ से सीट पे अपना है। अब इसको प्रसारित किया गया क्या कि जो है राष्ट्रगान बज रहा था, राष्ट्रगान का अपमान किया गया राहुल गांधी के द्वारा। क्यों? क्योंकि जब राष्ट्रगान बज रहा था राहुल गांधी वहाँ पे थे नहीं, सीट के पास तो थे नहीं, ठीक है। तो फिर कांग्रेस वाला दिखाया कि राष्ट्रगान जब बज रहा था तो राहुल गांधी पीछे में थे, वहाँ दिखाया कि 2-4 लोग खड़े हैं, वहाँ पे वो भी खड़े हैं। अब बोले कि जब वो आ रहे थे तो राष्ट्रगान बजना स्टार्ट हो गया था तो वो वहीं खड़े हो गए, ठीक है। और दूसरा दिन जो है ये घटना हो गया किसमें? ओम बिरला का। अब ओम बिरला पर जो है सब जो है आरोप लगाने लगे कि जो है ये राष्ट्रगान का अपमान कर दिए, कि राष्ट्रगान में मतलब आप ऐसे टहल रहे हैं जैसे पार्क में आप घूम रहे हैं, है ना, कि उधर से घूम के पार्क से आके आप खड़ा हो गए। तो अरे राष्ट्रगान बज रहा था, पीछे थे तो खड़े हो जाते वहीं पे, 52 सेकंड का तो बात था, है ना, खड़े हो जाते हैं। लेकिन आपने जो है राष्ट्रगान का महत्व नहीं समझा और जो है आप टहलते हुए आके अपने कुर्सी पे आके तबे खड़ा हुए, तो लोग ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया ओम बिरला को। तो आजकल जो है छोटा छोटा चीज़ पे ना, छोटे छोटे चीज़ पे ना लोगों को नज़र होता है। और आजकल तो मोबाइल और वीडियो का ज़माना है कि आप थोड़ा सा कुछ कर रहे हैं ना, बोलते हैं ना कि जो है तिल का ताड़ बन जाता है ना। बड़े सावधानी से आजकल काम करना पड़ता है, बहुत सावधानी से। तिल का ताड़ बना देगा, ऐसा एंगल्स फोटो ले लेगा कि मतलब लगेगा कि हाँ वाकई में जो है ये वही काम कर रहा है, जो है नहीं, है ना। तो कल से खूब जो है आलोचना हो रहा है, ठीक है, खूब आलोचना हो रहा है। तो ये है सस्पेंशन वीटो का, कि जब भी जो है, तो इंदिरा गांधी के समय इसको ये किया गया था कि बाद में इसको एक बार पुनर्विचार करने के लिए जो है इसको दे दिया गया, और राष्ट्रपति जो है एक बार पुनर्विचार के लिए विधेयक को भेज देते हैं। तो एक बार जब भेजते हैं तो जितने समय तक विधेयक जो है वो वापस जाता है और फिर वहाँ से जो है अगर पास होके आना होगा तो फिर वो क्या होगा, फिर राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्यकारी है। यदि वहीं पे पास नहीं किया गया, छोड़ दिया गया, तो फिर वो विधेयक वहीं पे ख़त्म हो गया। तो राष्ट्रपति साइन नहीं किए फिर दूसरे तरीके का विधेयक लाया जाता है, ठीक है। यही निलंबनकारी जो है वीटो है। तीसरा लिखिए पॉकेट वीटो, या इसको जेबी वीटो बोलते हैं। जेबी वीटो, ठीक है।
जेबी वीटो ही लिखिए, पॉकेट वीटो में। देखिए, किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति समय सीमा से बंधा नहीं है। समय सीमा से बंधा नहीं है, अतः राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न सहमति दे किसी विधेयक पर न सहमति दे, न उसे अस्वीकार करे। न उसे अस्वीकार करे और न ही उसे पुनर्विचार के लिए लौटाए, और न सहमति दे, न उसे अस्वीकार करे और न ही उसे पुनर्विचार के लिए लौटाए। तथा विधेयक केवल राष्ट्रपति की टेबल पर ही तथा विधेयक केवल राष्ट्रपति की टेबल पर पड़ा रहे, टेबल पर पड़ा रहे, इसे ही टेबल पर पड़ा रहे, बिना किसी प्रतिक्रिया के इसे ही पॉकेट वीटो, इसे ही पॉकेट या जेबी वीटो कहते हैं।